अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस होमवर्क थे वर्कशीट के। ओके कासिम, समीर, हादिया, सब जी। अहमद, फारूक, आयलीन, माहद, रोहान, राहा। फर्स्ट 15 questions of the worksheet were homework. ओके, देखते हैं जी क्वेश्चन में। एक मिनट। मामूली सा लेकिन this one's better honestly. Not even joking. थोड़ा सा डार्क सा, थोड़ा सा जी अहमद, वर्कशीट के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हो गए। इब्राहिम से आगे चल रहा है। Just 1 minute. जी बताइए प्रॉब्लम। वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा जो नहीं हुआ? ओके मई जून 2002 क्वेश्चन वो भी नहीं करना था। तो मैं बता देता हूँ उसकी रीजन। इसमें क्या यूज हो रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा चैप्टर नंबर 5 है। ये पार्ट बेसिकली नहीं है, बाकी तो नेक्स्ट बताइए। बाकी सब हो गए, क्या बात है, गुड। हादिया बताइए, कोई आपको प्रॉब्लम? या आपके भी सारे हो गए? कासिम बताइए कौन सा? मई जून 2009 क्वेश्चन 6, ये वाला क्वेश्चन देख तो लेंगे। ये पार्ट 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये वाला। ओके जी, देखते हैं इस क्वेश्चन में। दिस इज मई जून 2009 question 6. During January, the numbers of people entering a store during the first hour after opening were as follows. So time 0 से 10 minutes में frequency is number of persons are 210. Time 10 से 20 is 134. Time 20 से 30 is 78. और आगे ये cumulative frequency का टेबल दिया। cumulative frequency पता है ना क्या होती है? frequencies ऐड हुई हैं। तो ए बताइए क्या होगा? इन सबको ऐड कर दें, आपकी cumulative frequency आ जाएगी।
या वो सिंपली जो आप कह रहे हैं 422 में 72 ऐड कर दें? कासिम, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 344 कैसे आई है? आप 210 और 134 दोनों को ऐड कर देते हो, इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 422। इन चारों को ऐड करो, you'll get the cumulative frequency mean A। सो इसका मतलब आपने सिंपली A फाइंड करना है तो 210, 134, 78 और 72 को ऐड कर दें। सो A is 210 plus 344 plus सॉरी 144, वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं 134 प्लस 78 प्लस 72। ये बताइए ए क्या आ रहा है? 492, 494। सो दिस इज ए। फिर बी फाइंड करना है। आपको ये बात पता है कि इन सब को ऐड करने से वो क्या आएगा? 540। और इन तीनों को, इन चारों को तो ऐड करने से हमारे पास आया हुआ है 494। सो 494 प्लस बी इज इक्वल टू 540। So you'll get the value of B, which is 46. जी नेक्स्ट बताइए, इसी के नीचे वाला अक्टूबर नंबर 2001 क्वेश्चन 1। अब यही क्वेश्चन कह रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ, इसमें डिफरेंट तो कुछ नहीं लग रहा मुझे ऐसा कुछ। मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मीन सबको ऐड करें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 8। 8 से डिवाइड करें मीन आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सबके ऊपर। मुझे इसमें कुछ डिफरेंट कोई बात लग नहीं रही। आपको कंफ्यूजन क्या है मुझे आप बता दें। शायद कोडिंग कहीं भी नहीं है इसमें। ये तो आप सिंपली मीन करने के लिए आप क्या करो, इस मीन करने के लिए आप लगा दें समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स मीन इन सब वैल्यूज का सम, डिवाइड बाय एन मीन 8 वैल्यूज हैं। ठीक हो सर गया स्टैंडर्ड? जी बताइए। सर स्टैंडर्ड डेविएशन कोडिंग नहीं होती? क्या बताएं आप? नहीं उसको छोड़ दे, आप बताएं क्या कंफ्यूजन। जाया गया कल का लेक्चर। जैसे आपने कोडिंग फॉर्मूला बताया ना, कहाँ कोडिंग फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है? ये तो ठीक है। देखिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज आपने नॉर्मल फॉर्मूलाज किए हुए हैं, आप उसी से ये क्वेश्चंस करें। जब आपको कोडिंग फॉर्मूला की कोई इंफॉर्मेशन देगा तब आप कोडिंग फॉर्मूला अप्लाई करें। इसमें कोडिंग फॉर्मूला का ऐसा क्या पता चल रहा है कि जिससे आप कोडिंग फॉर्मूला लगाएंगे? आपको इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि मीन फाइंड करें, तो ये तो क्वेश्चन वही है जो 8th क्लास में करते रहे आप। सो कोडिंग उस वक्त लगाना जब आपको फोर्स कर दे, आपको सिचुएशन ऐसी बना दे कि आपको कोई और ऑप्शन ही ना हो जिसमें। मीन कोडिंग से कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर सीधा सीधा हमसे नहीं हुआ तो फिर कोडिंग से ना ही करें तो बेहतर है। मई जून 2009 पार्ट 4 एंड 5। मई जून 2009 इससे ऊपर है ये। अच्छा वो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा था, आपको पार्ट 1 था और saying part 4 and 5। पार्ट 2 में आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, पार्ट 3 में यूज योर ग्राफ आपने एस्टिमेट,
Calculate estimates of the mean and standard deviation of time after opening that people entered the store. The fourth part में भी mean और standard deviation find करना है. चलिए अब आप एक क्वेश्चन हम mean और standard deviation का मैं फोर्थ पार्ट पहले करने लगा. ओके जी, फोर्थ पार्ट. फर्स्ट द मीन. ऑलरेडी हम बी कैलकुलेट कर चुके हैं, मुझे बी बता देंगे क्या था? If you want to calculate mean, the formula for the mean is yes, summation x over n. ये है ना mean का formula. So summation x mean in frequency. Sorry, 1 minute. Summation fx क्योंकि frequency data है over summation f. So summation f mean इन सब frequencies को add करें जो कि already add हुआ है for 540. Sir, Yes. my only question was that it says estimate. So don't they not want a calculation? No. Don't The they thing need to is look at the कि- graph somehow? No, not from the graph. The thing is कि आप इस method से जो mean calculate करते हैं, this is always an estimated mean. Why it is an estimated mean? क्योंकि इसमें you don't know the exact value of x. आप एक approximate middle value ले लेते हैं, आप 5 ले लेते हैं, जिसकी वजह से approximate answers आएंगे. The thing is, ये जो 210 people हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1 मिनट के बाद इंटर हुए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 मिनट्स के बाद इंटर हुए होंगे, कुछ 9 मिनट्स में इंटर हुए होंगे, हो सकता है सारे के सारे 8 मिनट्स में इंटर हुए होंगे. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यू आर नॉट टेकिंग 0, यू आर नॉट टेकिंग 10, आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ले रहे होते हैं? मिडल वैल्यू 5. सो जब आपने 5 का मीनिंग है कि आपने ऑल 210 पीपल का अप्रोक्सीमेट टाइम 5 मिनट ले लिया, बट एक्चुअली उनमें से कुछ का टाइम 5 मिनट से कम होगा, कुछ का 5 मिनट से ज्यादा होगा. तो जब आपका सब का टाइम 5 मिनट ले रहे हैं, तो ये बेसिकली आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट आंसर. कर आप कैलकुलेशन से ही रहे हैं, बट दिस इज एस्टिमेशन. Okay, sir, thank you. तो और इसमें फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन कर लेंगे ना? Yeah, sir, हो जाएगा. तो आप इसी फॉर्मूला से करेंगे, मीन समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, और स्टैंडर्ड डेविएशन उसी फॉर्मूला से ही आप करेंगे जो आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला है. अगले पार्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, चलें देखते हैं. आपने की हुई है ना? ओके. पार्ट 5 इज, आपने किए क्वेश्चन और 14 और 15 हरिया नहीं आपके टाइम पे शुरू की है और क्वेश्चन. अच्छा चले, ये क्वेश्चन हो गया था आपका? ये क्वेश्चन 14 में तो नहीं था, ये 14 था, ये 15 था. अच्छा चले. अच्छा जी, आगे लास्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट. यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल एंटर्ड द स्टोर between m-1/2s and m+1/2s. What is m? Mean. What is s? यहाँ पे ऊपर उसने mean is m minute, standard deviation is s minutes. Okay, मुझे बताइए what is m? m आपका क्या आंसर आया था? दोबारा बताइए. 18.2. and what was s? 14.2. so अब आप पहले करेंगे m-1/2s, m+1/2s. so it is m mean 18.2 minus 1/2, 14.2. what's the answer? 11.1. और 18.2 plus 1/2, 14.2. repeat. 25.3.
सो अब आपने क्या करना है, आपके पास ये यूज करना है ग्राफ। अब उसने मेंशन किया यूज योर ग्राफ। आप अपने ग्राफ में देखिए कि एक्स एक्सिस पे कहीं पे 11.1 और 25.3 होगा। मेरे पास अभी ग्राफ तो नहीं है, लेकिन आप अपने ग्राफ के मुताबिक एक्यूरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ आइडिया दे देता हूँ, या अगर आप कोई ग्राफ मुझे सेंड कर दे तो मैं इधर शो कर सकता हूँ। लेकिन अभी फॉर दैट मैं सिर्फ अगर आपको एक आइडिया दूं, सपोज कि ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनी है कुछ ऐसी, उसमें यू विल सी कि वेयर इज 11.2, से दिस इज 11.1 सॉरी, और यहाँ पे कहीं आ रहा है 25.3। सो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 11.1 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, फिर 25.3 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। You want to find between them m minus 1 by 2s और m plus 1 by 2s के दरमियान आप नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना चाह रहे हैं। सो इन दोनों के अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसीज आपके पास आएंगी उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये आ रहा है सपोज 220 एंड दिस इज सपोज 300, सो द नंबर ऑफ पीपल इन बिटवीन दे आर 80 इन दैट केस। अब आपके पास जो ग्राफ है उसके मुताबिक एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लें। आ गया ग्राफ बना हुआ है आपके ये, तो पूछते ही वही हूँ जो बना नहीं होता। ऐसे ही आ दिया। कौन सा ग्राफ है जो आपने बनाया हुआ है ये बता दें। आपने कौन सा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है? ग्राफ क्या था क्या वो ग्राफ पेपर पे? वाओ, नहीं वो तो अच्छा ग्राफ पेपर ठीक हो गया। आप कौन सा कह रहे हैं? 13 नहीं, मुझे मई जून वगैरह जो है वो बताइए। ओपन ही ओपन है, ये लें। ये तो नहीं कह रहे आप? अच्छा, आई थिंक ये कह रहे हैं आप एक्स फाइंड कर, फाइंड एक्स, ये मतलब जी। देखिए मई जून 2008 मैं इस क्वेश्चन को मिस्टर मुनीब के लिए और मिस्टर कासिम के लिए पूरा कर देता हूँ। The stem and leaf diagram, this is May June 2008. The stem and leaf diagram below represents the data collected for the number of hits on an internet site on each day in March 2007. There is one missing value denoted by X. So key पहले अच्छी तरह पढ़ लीजिए। The key says 1/5 mean 15 hits. So इसका मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? 16 हिट्स। इसका क्या मीनिंग होगा? 45 हिट्स। और टोटल कितनी हिट्स हैं? इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। हमें क्योंकि मीडियन और लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है पार्ट 1 में, तो इन सबको ऐड कीजिए। क्या आ रहा है? नहीं, पार्ट 1 करना है। टोटल 31 वैल्यूज हैं। तो आपके पास टोटल 31 वैल्यूज हैं। सो आपका फॉर्मूला 31 + 1 / 2 इज, सो 16th वैल्यू इज द मीडियन। सो 16th वैल्यू अगर आप देखें, फर्स्ट 4 वैल्यूज, फर्स्ट रो में 4 वैल्यूज हैं, फिर 6 वैल्यूज हैं। 4 + 6 10, यहां तक होगी 10 वैल्यूज। दिस इज 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th। सो ये जो वैल्यू है ये मीडियन वैल्यू है, 16th वैल्यू। सो 16th वैल्यू इज द मीडियन वैल्यू एंड इट इज नॉट 4, इट इज 24। सो अगर 16th वैल्यू मीडियन है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल। अगर 16th वैल्यू मीडियन है तो फर्स्ट हाफ में कितनी वैल्यूज होगी?
15। अगर 16th वैल्यू मिडल में आ रही है तो फर्स्ट हाफ में है 15 वैल्यूज। तो उन 15 वैल्यूज का आप मिडल फाइंड कीजिए, मीडियन फाइंड कीजिए। 8th वैल्यू, so 8th value, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th. So 8th value is 16. So lower quartile भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि the interquartile range is 19. Find the value of x. Okay. Sir, at upper quartile, the actual is equal to upper Okay, quartile. ठीक हो। हमने अभी थोड़ी देर पहले लोअर क्वार्टाइल क्या फाइंड किया था? 8th वैल्यू। अपर क्वार्टाइल भी 8th वैल्यू होगी। अगर एंड से आप काउंटिंग स्टार्ट करें तो 8th वैल्यू, ये है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सो ये जो x है ये 8th वैल्यू है। सो इस नीचे से 8 एंड से, सो ये बेसिकली ये आपकी अपर क्वार्टाइल है। अगर ये अपर क्वार्टाइल है तो आपको पता है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस lower quartile. So interquartile range is given 19. Upper quartile we don't know. Lower quartile is 19. Sorry, 16. So we got upper quartile 19 plus 16, 35. So हमारे पास upper quartile आ गया 35. हमने upper quartile नहीं find करना, हमने तो x find करना है। 3 ऑलरेडी यहाँ पे है। दिस इज व्हाट इज x? x is 5। 35 लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। so x is 5। मीन यहाँ पे अगर 5 लिखा हो तो then the upper quartile will become 35। Done? Any other question? अहमद, आप कब करेंगे? आज रात को। और प्रॉब्लम जो आएंगे वो कब डिस्कस होंगे? कल रात को। जी आपने क्या कहा? मुश्किल में डाल देते हो यार। 8 कैसे अब मैं ढूंढूं? क्या पीछे जाता जाओ, ये तो नहीं कह रहे आप? क्वेश्चन का क्या फाइंड क्या करना है उसमें? तीसरा पार्ट, on a single diagram on a graph paper draw two box and whisker plot to illustrate that, ये वाला। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये रिसेंट सर्वे वाला। 640 पीपल, ये अच्छा अच्छा। ग्राफ पेपर पे आप खुद ड्रॉ करेंगे, मैं वैसे आपको स्केच बता देता हूँ। ठीक हो गया? In a recent survey 640 people were asked about the, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। In a recent survey 640 people were asked about the length of time each week that they spend watching television. The median time was found to be 20 hours. The lower and upper quartile were 15 hours and 35 hours respectively. The least amount of time that anyone spent was 3 hours. And the greatest amount was 60 hours. तो आप जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे, मैं तलहा सिर्फ एक स्केच बताऊंगा, आप एक्यूरेट बना लीजिएगा ग्राफ पेपर। आपको ये पता चल गया कि टोटल जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है वाई एक्सिस पे CF आ जाता है।
टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 640। क्या स्केल रखूं? 100 का कर लूं? सो 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। और लार्जेस्ट और एक्स एक्सिस पे आएगा टाइम, उसने आवर्स की बात की है, टाइम इन आवर्स। और ग्रेटेस्ट अमाउंट वाज, द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वाज 3 आवर्स एंड ग्रेटेस्ट अमाउंट वाज 60 आवर्स। तो एक्स एक्सिस पे जो टाइम होगा वो 60 तक मुझे प्लॉट करना है। सो स्केल क्या रख लूं? 10 का रख लूं? 20, 30, 40, 50 एंड 60। ओके जी, अब जो इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक प्लॉट करते हैं। उसने ये बताया कि टोटल लोग हैं 640, टोटल 640 हैं। ग्रेटेस्ट टाइम 60 आवर्स था और टोटल मैक्सिमम लोग कितने हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 640। सो 640 के अगेंस्ट क्या प्लॉट होना चाहिए? 60। सो 640 के अगेंस्ट, यहाँ के 640 होगा, उसके अगेंस्ट 60, मीन कोई अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट एनीवन स्पेंट वाज 3 आवर्स। सो इसका ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? एक्स एक्सिस से 3 से, 3 आवर्स मीन यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। मीडियन क्या गिवन है? 20। अब मीडियन, टोटल लोग थे 640, मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 640 थी। 640 का 50% मीडियन क्या होता है? 640 का हाफ 320। सो 320 लोगों के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है? मीडियन इज 20। सो 320 मीन यहां पे कहीं कि अगेंस्ट मीडियन इज 20, ऐसे ही है ना? सो पॉइंट यहां प्लॉट हो जाएगा, ये मीडियन के लिए प्लॉट हो गया। लोअर कोटाइल कितना है? 15। 640 का 1/4 कितना होता है? 640 का 160 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है? 15। 160 के अगेंस्ट 15, मतलब यहां पे कहीं पॉइंट आएगा एक। अपर कोटाइल भी गिवन है और वो कितना है? 35। 3/4 ऑफ 640 कितना होता है? 480। 480 के अगेंस्ट क्या प्लॉट करना है? 35। सो 480 के अगेंस्ट 35 मीन यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा 480 के अगेंस्ट 35। याद रखिए मैं ग्राफ पेपर के ऊपर एक्यूरेट नहीं बना रहा, आप एक्यूरेट बनाएंगे। अब इनको आप ज्वाइन कर दें। इनको कैसे ज्वाइन करें? कर्व से ज्वाइन करें, या अगर कर्व ना बन रही हो तो आप स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी मार्किंग सेम, सॉरी और नहीं यार, ये नहीं करना चाहता। कभी भी हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं बनाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट नहीं है। अगर आप कर्व बनाते हैं, अगर आपको लगता है कि कर्व अच्छी बन सकती है, उसमें स्मूथ कर्व बन सकती है तो बना दें। अगर नहीं बन रही तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अलाउ करता है। हाँ, अगर कहे ड्रॉ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व तो फिर ऑप्शन नहीं है, फिर कर्व ही बना। हाँ जी, ऐसा ही है, क्योंकि देखिए ग्राफ से जो आपके पास मीडियन जब भी पूछता है ना, या आप बताते हो, वो एस्टिमेटेड होता है। वो जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना, उसमें वो मेथड आप लगाते हो। इसमें तो 50th परसेंटाइल लगा देते हो।
नहीं, जरूरत नहीं है इसमें, नहीं इसमें नहीं लगाना चाहिए। फाइनल सेंटर वो जो ग्राफ है वो तब बनाते हैं जब आपका बाकी पूरा जो एक्स एक्सिस पे स्केल है ना वो उस रीजन के लिए फिट ना हो रहा हो। मीन बाकी हर जगह स्केल 10 का रखा हुआ है, उधर स्केल आप 2 का रखने या रखने की चाह रहे, ये उस वक्त यूज करते हैं। या मैं यूं क्लियर करता हूं, अगर ग्राफ आपका स्टार्ट ये 70 से हो रहा होता, 70 से लेकर 100 तक वैल्यू, तो आप स्केल लेते 670, 75, 80, 85, तो 5 का तो फिर बाकी पीछे वैल्यूज ही नहीं है, तो आप वो डायरेक्ट वो इस तरह सर्व शेप बना के आप ड्रॉ कर सकते। जी और बताइए। वो आपके आने से पहले डिस्कस किया मैंने कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, वो चैप्टर 5 में होगा। एक मिनट में कंफर्म करूं, आप वही कह रहे हैं क्वेश्चन। ये 4 का सेकंड पार्ट कह रहे हैं आप? नहीं, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर 5 है, उसमें करेंगे क्या। और कोई प्रॉब्लम? सो असल प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने वर्कशीट की नहीं है वो असल प्रॉब्लम है। सो अब आपने आज क्वेश्चन 1 to 15 किए हैं। जिन लोगों ने 1 to 15 नहीं किए पहले ये अटेम्प्ट करेंगे, और आज द होमवर्क इज नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। आई थिंक जराल हाफ होगी है वर्कशीट हमारी। ओके जी, चले मैं एंड कर देता हूँ। आज आपने वर्कशीट कंप्लीट कर, कल हो जाए तो अच्छी बात है, कल प्रॉब्लम डिस्कस हो जाए ताकि मंडे को मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर सकूं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।